आज की चर्चा एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो हजारों साल तक जमीन के नीचे ही दबी रही। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही महान थी, लेकिन जिसे हम लगभग भूल ही चुके थे। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जी। तो आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इस सभ्यता के नगरों, वहाँ के लोगों के जीवन और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी कह सकते हैं अनसुलझे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 1920 के दशक से पहले हम इस सभ्यता के अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं थे। अच्छा। हाँ, इसकी खोज ने भारत के प्राचीन इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सोचिए, साल 1921, एक पुरातत्वविद हैं दयाराम साहनी। जी। उन्हें हड़प्पा में कुछ पुरानी मोहरें और खंडहर मिलते हैं। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदारो में वैसी ही चीजें मिलती हैं। हाँ, और ये कोई मामूली खोज नहीं थी। इसने तो एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता को उजागर कर दिया, जो भारत, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। बहुत बड़ी। ये खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई और इसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अचानक दुनिया को पता चला कि भारत में एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल। और वो भी उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग संगठित जीवन जीना सीख ही रहे थे। चलिए अब उन शहरों के अंदर चलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इनकी टाउन प्लानिंग। हाँ, शहर बसाने का तरीका ऐसा लगता है जैसे किसी आज के आर्किटेक्ट ने इन शहरों का नक्शा बनाया हो। सही बात है। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं। जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं ना। जी, ग्रिड सिस्टम। और मकान कच्ची मिट्टी के नहीं बल्कि पक्की ईंटों से बने थे। और हर घर में अपना स्नानघर, अपना कुआं और नालियों की पूरी व्यवस्था थी। हाँ, और इनकी जो जल निकासी प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम, वो उस समय की दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो शहरों में स्वच्छता का स्तर बहुत बहुत ऊंचा था। ये सिर्फ बनावट नहीं है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। एक व्यवस्थित, एक स्वच्छ और अनुशासित समाज। अच्छा। धोलावीरा में जो हमें जल प्रबंधन प्रणाली मिली है, या फिर लोथल में जो बंदरगाह मिला है, हाँ, गुजरात में। जी, वो इस बात का सबूत है कि वे सिर्फ अच्छे निर्माता ही नहीं बल्कि एक कुशल इंजीनियर और व्यापारी भी थे। तो इन इतने सुनियोजित शहरों में लोग रहते कैसे थे? क्या करते थे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वे किसान थे, व्यापारी थे और बहुत कुशल कारीगर भी थे। पहनावे के बारे में क्या पता चलता है? वो सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, और बल्कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और महिलाएं और पुरुष दोनों ही सोने, चांदी और तांबे के गहने पहनते थे। हमें चूड़ियां, हार, इस तरह के आभूषण मिले हैं। और बच्चों के खेलने के लिए? हाँ, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी जैसी चीजें मिली हैं जो उनके जीवन में मौजूद सादगी और आनंद को दर्शाती हैं। तो उनका आर्थिक जीवन भी काफी उन्नत था। बहुत। वो सिर्फ गेहूं और जौ ही नहीं उगाते थे, बल्कि चावल के भी सबूत मिले हैं। अच्छा। गाय, बैल, हाथी और ऊंट जैसे जानवर पालते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक? जी हाँ, लोथल का बंदरगाह इसी समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो कृषि में भी आगे था, व्यापार में भी और इंजीनियरिंग में भी। लेकिन उनकी आस्था के बारे में क्या वे धार्मिक थे? ये एक और दिलचस्प पहेली है। हमें कोई बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। कोई मंदिर नहीं? ये तो अजीब बात है। हाँ, लेकिन उनकी आस्था के प्रतीक जरूर मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, अग्नि और जल। और एक मुहर मिली है जिस पर पशुपति की आकृति है ना? जी बिल्कुल, जिसे कई लोग भगवान शिव का आदि रूप मानते हैं। और मातृ देवी की मूर्तियां भी तो बहुत मिली हैं। हाँ, मदर गॉडेस की कई मूर्तियां मिली हैं, जिससे मातृशक्ति की पूजा का अंदाजा लगता है। और उनकी कला, मोहनजोदड़ो से मिली वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, डांसिंग गर्ल, वो तो अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। और एक पुजारी राजा की प्रतिमा भी है, प्रीस्ट किंग। जी, ये कलाकृतियां सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। तो फिर ये क्या बताती हैं?
ये हमें उनके समाज, उनकी मान्यताओं और उनके कौशल के बारे में बताती हैं। इन मुहरों और मूर्तियों के बिना हम उनके जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी भाषा हम आज तक समझ नहीं पाए। बिल्कुल। वो हमारे लिए आज भी एक पहेली है। और यहीं आकर कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी विकसित, अचानक खत्म कैसे हो गई? इसके कोई स्पष्ट कारण नहीं है, सिर्फ अनुमान है, थ्योरीज हैं। जैसे कि एक थियरी है कि शायद जलवायु में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया, सूखा पड़ गया हो। या शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे खेती बर्बाद हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। या फिर कोई बड़ा भूकंप आया हो। एक विदेशी आक्रमण की थियरी भी तो है। हाँ है, लेकिन वो अब काफी विवादित है। उसके पक्ष में उतने ठोस सबूत नहीं मिलते। तो पतन के साथ साथ जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है इनकी लिपि। हाँ, हमें 400 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। ये एक चित्रात्मक लिपि है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और इसका मतलब सोचिए, उन्होंने अपने पीछे हजारों दस्तावेज छोड़े हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। बहुत। अगर हम इस लिपि को समझ पाएं तो शायद हमें उनके पतन का कारण भी पता चल जाए। और उनके समाज के बारे में अनगिनत नई जानकारियां मिलेंगी। बिल्कुल। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और खंडरों का ढेर नहीं है। एग्जैक्टली। ये भारत की पहली शहरी सभ्यता की कहानी है। जी, जो हमें उत्कृष्ट नगर नियोजन, स्वच्छता और एक विकसित व्यापार प्रणाली का पाठ पढ़ाती है। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन जिसका अंत एक रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। ये सभ्यता हमें सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी पूछती है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या हजारों साल पहले की इस सभ्यता से हम कोई सबक सीख सकते हैं? बिल्कुल। उनके जल प्रबंधन से, उनके सुनियोजित शहरों से, शायद उनके मौन खंडरों में हमारे भविष्य के कुछ जवाब छिपे हों।